Alright, welcome everyone. मेरे साथ आज हैं अद्वैत सर from Wealth and Rich and he is an expert in compounding your wealth. So इनके लिए हम लोगों ने सेशन काफी टाइम से डिस्कस किया था कि सेशन करना है सर को रिक्वेस्ट कर रहा था उनको कॉन्स्टेंटली पिंग कर रहा था. तो फाइनली फिर हम लोग लास्ट वीक से हुआ कि चलो करते हैं एंड देन वी वर डिस्कसिंग कि क्या टॉपिक रखा जाए. वी रियली वांटेड टू कवर समथिंग really special and sir of course came up with a brilliant idea which was जो आज का टाइटल भी है व्हाई द नेक्स्ट 10 years belong to India, especially talking about stock market. So this is going to be a beautiful topic because of course हम लोग बातें करते रहते हैं ट्रेडिंग की, इन्वेस्टिंग की, इधर उधर, but a bigger picture, broader view should always be there in your mind कि क्या चल रहा है. So, which is why this topic is very, very, very crucial to understand the big picture. क्या हो रहा है इंडिया में, ब्रॉडर मार्केट्स में, सब कुछ. एंड ऑफ कोर्स सर के पास बहुत बहुत अच्छा आइडियाज था, बहुत सारे स्टार्ट्स एंड फिगर्स इन व्हिच वी ट्राई टू अंडरस्टैंड. आई वोंट टेक मच टाइम इन इंट्रोड्यूसिंग सर. सर इज मतलब एकदम टॉप ऑफ द गेम है, तो ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन लाइक दैट. द माइक इज ऑल योर्स सर एंड वी आर हियर टू. Great, great. Thanks, Vishu, for a very kind and a very generous introduction. Well, I'm still a learner of this equity market game. We all are actually. And you rightly touched an important point कि macro picture, जो बड़ी picture है, वो हमें अपनी strategies में हमेशा रखनी चाहिए. Be it trading or investing, but ये समझ के जरूर चल रहा है हमको कि आगे ये लंबी रेस है ये, and we are luckily in the first phase of it. So let's get started with some figures and then take it further. Okay, here we are. So why India and why now? हम करीबन लास्ट 15-17 साल से बात कर रहे हैं कि इंडिया का दौर आ रहा है, इंडिया का डेकेड आ रहा है. मगर अगर आप देखें कि लास्ट 10-12 सालों में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ अच्छी ग्रो हो रही है. जीडीपी ग्रोथ हैज़ बीन इन अपवर्ड्स ऑफ 6%. बट एक ट्रैक्शन जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को मिलना चाहिए, जिससे इकोनॉमिक बूम स्टार्ट हो, वो हमको लग रहा है ये कोविड के बाद का जो फेज शुरू हुआ है. फिगर्स भी इसको दर्शाते हैं, प्लस कुछ टेलविंड्स इंडिया के एडवांटेज में आ रही हैं, जिसकी वजह से देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी दैट इंडिया इज राइट नाउ एट द कस्प ऑफ द नेक्स्ट बिग बूम, एंड दिस कुड इजीली लास्ट 8 to 10 to 12 years. इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी से एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो है, लेकिन फिर भी आज इंडिया इज नॉट अ मैच्योर इकोनॉमी. सो इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री, ग्रोइंग इकोनॉमी, आगे जाके वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट कंट्री बाय जीडीपी होने की क्षमता रखती है और उसी ट्रैक पे चल रही है. इफ यू सी सिंस 2011 से लेके 20 तक के वो 10 साल, इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 5.5 ऑन द लोअर साइड और करीब 7.5 7.4 ऑन द 8, इनफैक्ट 8 ऑन द हायर साइड, इसमें ग्रो कर रहा था. एंड सडनली केम अ मैसिव बम्प विच वाज कोविड-19. पूरे वर्ल्ड को हिला दिया और इंडिया को भी हिला दिया. इंडियाज जीडीपी कॉन्ट्रैक्टेड बाय -6%. बट कोविड के बाद ठीक है, पेंट अप डिमांड आई, तो 2021 में 9% से ऊपर की ग्रोथ देखी हमने. बट नाउ सिंस देन 22-23 से ग्रोथ हैज स्टेबलाइज्ड अराउंड 7%. बट आगे जाके क्या, वे डू वी सी इंडिया गोइंग फॉरवर्ड, कि हमारी ग्रोथ कितनी आ सकती है और कहाँ से आ सकती है. हैविंग सेड दैट, वी आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि ग्रोथ क्यों आएगी, इसका लॉजिक क्या है, व्हाट इज द बेस बिहाइंड द ग्रोथ ट्रेजेक्टरी दैट इंडिया इज बैंकिंग ऑन. इफ यू लुक एट द फ्यूचर अहेड फॉर इंडिया, पहली चीज आपको ये समझनी है कि मार्केट्स, स्टॉक मार्केट्स की जो रिटर्न्स हैं वो सिर्फ 3 चीज़ों से चलते हैं: ग्रोथ, ग्रोथ एंड ग्रोथ. वो विद्या बालन की पिक्चर थी ना, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट. ऐसे ही इंडिया का स्टॉक मार्केट या किसी भी जगह का स्टॉक मार्केट ग्रोथ पे ही निर्भर करता है. और ये ग्रोथ का जो हमें एक तड़का मिला है इंडिया को, कोविड के बाद से ये हमारा एक अलग, हमको एक एडवांटेज भी लेके आया है कोविड. वी ऑल नो कि चाइना +1 शुरू हो गया था कोविड जैसे ही शुरू हुआ, उसके जस्ट इमीडिएटली बाद जब चीज़ें स्ट्रीमलाइन होना शुरू हुई, ट्रैक पे आना शुरू हुई, वर्ल्ड ने समझ लिया था कि इंडिया
तो आगे जाके हमने डिपेंडेंसी चाइना पे कम करनी है, एंड द बेस्ट ऑप्शन फॉर द वर्ल्ड वाज इंडिया। एंड सेकेंडली यूरोप+1 भी एक शुरू हो गया है, बिकॉज आपने देखा यूरोप में लास्ट 1 सवा साल से जो हो रहा है, तो यूरोप का भी जो ऑब्वियसली यू सी द गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन एंड द इंस्टेबिलिटी इन द होल कॉन्टिनेंट, अगेन इंडिया को उसका एक ये मिलता है एडवांटेज। तो जीडीपी ग्रोथ इंडिया की आज 7% पे ग्रो कर रही है, एंड इफ यू चेक फिगर्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड, अ जनरल थंब ऑफ रूल इज स्टॉक मार्केट जीडीपी की ग्रोथ से करीबन 2 टाइम्स पे ग्रो करता है। दिस मीन्स कि अगर इंडिया का जीडीपी 6.5-7% पे ग्रो कर रही है, तो स्टॉक मार्केट्स की ग्रोथ करीबन 13 से 14% की आएगी गोइंग फॉरवर्ड। अच्छा, दिस इज ऑल्सो इन द सेम लाइन बिटवीन द कॉर्पोरेट अर्निंग्स। हमारी कॉर्पोरेट अर्निंग्स 12 से 14% पे ग्रो कर रही है, तो दैट गिव्स यू अ मैच बिटवीन कॉर्पोरेट अर्निंग्स एंड जीडीपी एंड स्टॉक मार्केट ग्रोथ, दैट दे आर मैरिंग टुगेदर। तो ये 13-14% की ग्रोथ इन मार्केट्स इन कमिंग फ्यू ईयर्स में इसलिए कह रहा हूँ कि ये 2 से 3 से 4 साल का फेज हो सकता है। इसमें स्टार्टिंग में शायद हमको रन रेट ज़्यादा मिल जाए, बाद में एज वी मैच्योर इनटू सर्टेन सर्विसेज एंड इंडस्ट्रीज, हमने जो एक बड़ा मार्केट कैप किसी इंडस्ट्री में पकड़ लिया, उसके बाद ये थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज ग्रोथ हो जाएगा। बट यस, डिफरेंट डोमेन्स पे इंडिया को ग्रोथ मिलेगी आगे जाके। सबसे बड़ी चीज़ इंडिया के पास लास्ट 2 सालों में हमने नोटिस करी है, तो या 3 सालों में हम देखेंगे, स्पेशली कोविड के बाद एक इन्वेस्टमेंट कल्चर शुरू हुआ है इंडिया में 2 जगहों से। गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया इंफ्रास्ट्रक्चर में, और डिजिटाइजेशन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल्स, हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स है उसका फाइनेंशियलाइजेशन बोलिए या फॉर्मलाइजेशन बोलिए, वो शुरू हो गया। The number of demat accounts issue, the number of demat accounts that have been opened since COVID, you know the figures. It's more than 2.5 times what it used to be before COVID. Mutual fund SIP investments चल रहे हैं। इंडिया की इनकम ग्रोथ, पर कैपिटा इनकम ग्रोथ पे इंक्रीज आ रहा है। प्राइवेट कंजम्पशन बहुत बढ़िया जा रहा है। आज आप गाड़ी की सेल्स देखिए, एयर कंडीशनिंग की सेल्स देखिए, हाउसिंग सेक्टर में हाउस सेल्स देखिए आप, एवरीथिंग इज पिकिंग अप in spite of not very low interest rates and in spite of a little bit of inflation, demand supply crunch के होने के बावजूद आज महिंद्रा की गाड़ियों में 18 महीने की वेटिंग है। आज there are aspirational products which have people have the consumption power to the money power to buy them, और ये जो डोमेस्टिक डिमांड है along with एक एक्सपोर्ट का थ्रस्ट शुरू हो रहा है। दिस इज द ट्रिगर फॉर इंडियाज ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड। इसके साथ साथ कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम टच करते हैं। ये पॉइंट्स पे 1-2 घंटे की चर्चा हो सकती है, मगर आई जस्ट कीप इट वेरी शॉर्ट, एज क्विक एज पॉसिबल, कि लास्ट 8 से 10 सालों में ऐसा क्या हुआ है जो हम इस जगह पे पहुंचे हैं कि इंडियाज द ग्रोथ इनिशिएटिव्स आर नाउ लुकिंग सो सॉलिड। सबसे पहले सबसे बड़ी चीज़, ये हमारे लाइफ में, हम लोगों की लाइफ में शायद सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ होगा, दैट वाज जीएसटी। 2017 में आया। इसमें मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस किया, यूनिफाइड टैक्स रिजीम बनाई, और डिफिकल्ट था इनिशियली, यस, पहले 6-8-10 महीने बहुत प्रॉब्लम्स आई, बट जीएसटी इज द बिग फैक्टर जो इंडिया को आगे बढ़ा रहा है। उसके साथ द प्रेजेंट गवर्नमेंट वाज वेरी एग्रेसिव इन गेटिंग द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड गोइंग। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और एनकरेज हुआ इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आने के लिए। इससे हमारी जो, बिकॉज ऑफ द बेटर डेट रिकवरी एंड रेजोल्यूशन सिस्टम, इंडिया की इमेज भी काफ़ी अच्छी हुई है ओवरसीज में। देन मेक इन इंडिया इनिशिएटिव 2014 में मोदी सरकार के आते ही शुरू हो गया था। इसने काफ़ी सारे जॉब्स क्रिएट करे अलग अलग सेक्टर्स में। अगेन फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आए। डिजिटल इंडिया एक और कमाल की चीज़। आज से 10 साल पहले आप किसी सब्जी की दुकान पे जाएं तो सिर्फ कैश में डील करते थे। आज मेरा इंटरेक्शन, मेरा शॉपिंग वगैरह जो गुजरात में मैं देखता हूँ, यहाँ पर छोटे से छोटा वेंडर आज गुजरात में, एंड आई थिंक महाराष्ट्र, एंड आई थिंक इट्स स्प्रेडिंग ऑल ओवर इंडिया, छोटे से छोटा वेंडर आज पेटीएम या डिजिटल ट्रांजैक्शन में बिलीव करता है। इवन
आपकी मेड या आपका ड्राइवर या आपका वॉचमैन भी अपनी सैलरी थ्रू डिजिटल ट्रांजेक्शन होती है। तो ये एक डिजिटल इंडिया की जो कैंपेन थी, इसने हमारी इकोनॉमी को एक नॉलेज इकोनॉमी बना दिया। डिजिटली एम्पावर हुई है हमारी सोसाइटी, और उससे डिलीवरिंग ऑफ सर्विसेज, डिलीवरिंग ऑफ डूइंग ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस हैव बिकम वेरी वेरी इजी। साथ में शुरू हुआ आधार। आधार पहले से शुरू हो चुका था, बट उसका जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का सिस्टम आया, जो बैंक अकाउंट में लीकेजेस रोकता था, बेनिफिशियरी के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जाता था, दैट ऑल्सो गॉट बेटर। देन गवर्नमेंट केम अप विद द आत्मनिर्भर भारत अभियान। आपको पता ही है, इंपोर्ट पे डिपेंडेंस कम करनी है, अपने यहाँ पे प्रोडक्ट बनाने हैं। आज एप्पल भी इंडिया में बन रहा है, बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर्स के एयर कंडीशनिंग से लेके, मशीन के पार्ट से लेके, कार के पार्ट्स, कार के मोटर्स, इंजन्स, सारी टेक्नोलॉजी इंडिया में आ रही है। मोबाइल फोन हैज बीन द बिगेस्ट थिंग विच हैज कम अप। एप्पल की फैक्ट्रीज इंडिया में डल रही है। तो दिस इज समथिंग विच हैज हैपेंड विद द भारत का सेल्फ रिलायंट इंडिया प्रोग्राम। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूल्स, इसमें गवर्नमेंट ने चेंजेस लाए थे। डिफेंस, रिटेल, इंश्योरेंस, इन तीनों पर गवर्नमेंट का फोकस था। डिफेंस में आपने देखा होगा, लास्ट आई वाज टॉकिंग टू समबडी विशु, 15 अगस्त 2022 से 15 अगस्त 2023 में इंडिया के टॉप 12 या 13 डिफेंस स्टॉक्स 100% से ऊपर का रिटर्न दिए हैं। दैट टेल्स यू कि लास्ट ईयर अप्रैल में ये डिफेंस सेक्टर को प्रायोरिटाइजेशन दिया गया था एफडीआई के लिए, और वहाँ से इन्वेस्टमेंट्स भी आए हैं, और मार्केट को द वैल्यू दैट इंडियन डिफेंस कंपनीज हैव, दैट हैज कम इनटू लाइमलाइट। साथ ही में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, स्किल बेस्ड लर्निंग के ऊपर गवर्नमेंट का फोकस रहा है। स्कूल के चेंजेस इन द स्कूल डिलीवरी सिस्टम्स आए हैं। साथ में एक और बहुत अच्छी चीज़ हुई है विशु, जो मैंने फर्स्ट हैंड इसको एक्सपीरियंस किया है, विच इज़ रेरा। रेरा के आने से जो कुछ कहते हैं करप्ट बिल्डर्स जो 19-20 करते थे मार्केट में, वो सब हो गया है बंद। इट हैज़ बिकम सो सिस्टमैटिक। इसकी वजह से होम बायर्स के लिए, होम बायर्स एज वेल एज commercial buying, any sort of property buying has become so easy, and it has become a very smooth process. So that's another big structural change that has come. And banking sectors का तो हम जानते ही हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स की स्ट्रेंथनिंग लास्ट 4-5 सालों में शुरू हो गई थी, और अगेन सेम थिंग, आप पीएसयू बैंक्स, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक रादर, इनकी आप देखिए 4-5 साल पहले क्या बैलेंस शीट थी और आज क्या बैलेंस शीट है। बैड डेब्ट्स कम हुए हैं, बैंकिंग की पीएसयू बैंक्स की बैलेंस शीट हैज बिकम सो स्ट्रॉन्ग, दे आर डूइंग एक्सीडिंगली वेल। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लास्ट 8 से 9 साल के जो आए हैं। अब हम देखते हैं कि ये तो पिछले सालों में हो चुका है, इससे हमको एडवांटेज आगे जाके क्या मिलने वाला है। इंडिया में ऐसी क्या बात है कि वी विल लुक एट कि ग्रोथ हमारे साथ में, इट्स लाइक इट इज इनएविटेबल। मोस्ट ऑफ द चीजें हम सबको पता है। जस्ट गिविंग अ क्विक टच ऑन दिस, आई क्विकली गो थ्रू देम। बड़ा कंज्यूमर मार्केट है इंडिया की पॉपुलेशन 1.35 बिलियन हो रही है, 130 करोड़ के ऊपर लोग हैं, मिडिल क्लास एक्सपैंड हो रही है, तो दैट्स वन थिंग। डेमोग्राफिक्स बहुत फेवरेबल है, बिकॉज इंडिया की बहुत यंग और डायनेमिक पॉपुलेशन है। आज की तारीख में भी आई थिंक द एवरेज एज इंडिया की पॉपुलेशन का आता है 28.7 या 28.9, क्लोज टू 29 ईयर्स। तो हमारे पास लेबर फोर्स बहुत बड़ी है। इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल है हमारे पास, क्योंकि अर्बनाइजेशन शुरुआत हो चुकी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हो चुकी है, टेक्नोलॉजी के अडॉप्शन बहुत फास्ट हो रहा है। तो इकोनॉमी के पास सारे वो पोटेंशियल फैक्टर्स हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं, कई बार कोई वॉर इश्यू आ जाता है, कई बार कोई इन्फ्लेशन का इश्यू आ जाता है, या ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जैसी चीज़ें आती हैं, मगर अदरवाइज इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल का इज फुल्ली ऑन ट्रैक राइट नाउ। हमने रिफॉर्म्स डिस्कस करे, ईज ऑफ बिजनेस डिस्कस किया, जो गवर्नमेंट ने 8-9 सालों में लाई है। जीएसटी हो गया, एफडीआई वगैरह हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, दैट्स अनदर एरिया इशू विच आपने खुद देखा होगा। वंदे भारत में किससे बात कर रहा था, वंदे भारत ट्रेन आज से करीबन 6-7 साल पहले व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग टू चाइना, गुआंगझो में, मैंने ट्रेन देखी थी हाई स्पीड, करीबन आप समझिए 2015-16 की बात होगी।
एंड आई यूज्ड टू थिंक यार क्या ट्रेन है चाइना में, 200 की स्पीड पे चलती थी. एंड आई यूज्ड टू थिंक वाह कभी आएगी इंडिया में, आई होप आई कैन सी इट इन माई लाइफ टाइम. लेस देन 10 years एंड हियर वी आर. हमारे पास ऐसी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी आई है, ऐसा ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, स्पेशली इन दोनों में, और साथ में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया साथ में, और एनर्जी का भी आ गया. तो ये सारी चीज़ें जो ऐड हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंडिया इज गोइंग प्लेसेस विद ऑल ऑफ दिस. आई टच्ड अपॉन दी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एज वेल. सो फिनटेक्स आ गए हैं, एक बहुत ही वाइब्रेंट टेक इकोसिस्टम बन चुका है. आप देखिए स्टार्टअप्स कितनी इजीली स्टार्टअप्स आ रहे हैं, कितने इनोवेटिव स्टार्टअप्स आ रहे हैं, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज आ रही हैं. इंडिया इज ब्रिंगिंग ऑन जो टैलेंट, जो नॉलेज, जो स्किल सेट हमारे पास है, वो कितना बढ़िया से उभर के आ रहा है, बिकॉज एक बेस वर्क, एक फ्रेमवर्क हमारी कंट्री को मिल चुका है. एंड नो वंडर वी आर ग्रोइंग इन ऑल ऑफ दीज न्यू स्टार्टअप सेक्टर्स. लोकेशन एक बार पहले भी डिस्कस हो चुका था, एक पॉडकास्ट में डिस्कस कर रहे थे कि इंडिया की जो लोकेशन है, हाई डेंसिटी, हाई पॉपुलेटेड एशियन मार्केट एक तरफ है, और इंडिया इज इन द सेंटर हियर, फॉलोड बाय द ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज एंड देन द वेस्टर्न वर्ल्ड. सो एक अच्छी लोकेशन मिलती है इंडिया को. एनर्जी, अगेन दिस इज वन थिंग, सोलर, विंड और ग्रीन टेक्नोलॉजीज में इंडिया ये रिन्यूएबल सेक्टर में काफ़ी बढ़ चढ़ के काम कर रहा है. द गवर्नमेंट हैज़ been very aggressive in giving incentives, and entrepreneurs are taking everything, are bringing amazing technologies to this subdomain. Diversification तो है ही, किसी भी एक चीज़ में इंडिया नहीं डिपेंडेंट है. ऐसा नहीं है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी कंजम्पशन पे ही, डोमेस्टिक कंजम्पशन में चलेगी. इंडिया का एक्सपोर्ट सिर्फ आईटी है, ऐसा नहीं है. इंडिया का एक्सपोर्ट आईटी बहुत ज़्यादा है, यस, बट इंडिया इज़ नॉट फार बिहाइंड इन फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स. वर्ल्ड के टॉप 5 फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स में आते हैं, वर्ल्ड के टॉप 5 टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स में आते हैं, वर्ल्ड के टॉप 5 स्पेशलिटी केमिकल एक्सपोर्टर्स में आते हैं, इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्टर्स में अब आ रहे हैं इंडिया. कंपनीज लाइक हनीवेल ऑटोमेशन, कंपनीज लाइक 3M इंडिया, कंपनीज लाइक कार्बोरंडम यूनिवर्सल, मुरुगप्पा ग्रुप, काफ़ी सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिनकी वर्ल्ड का प्रोडक्शन, हनीवेल ऑटोमेशन का वर्ल्ड का प्रोडक्शन इंडिया में होता है. RHI मैग्नेसिटा की रिफ्रैक्टरीज, पूरे वर्ल्ड की रिफ्रैक्टरीज के कुछ कंपोनेंट्स या काफी मेजर कंपोनेंट्स इंडिया में बनते हैं. 3M इंडिया इंडिया के प्रोडक्ट्स सप्लाई करता है, इंडिया बनाता है, बट दे आर ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग इट टू द ओवरसीज मार्केट. तो इंडिया इज ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर मेनी अदर एंसिलरी प्रोडक्ट्स, मेनली रिलेटेड टू इंजीनियरिंग. दैट्स वेयर इंडिया स्ट्रेंथ इज. इसके साथ साथ रियल एस्टेट हमने डिस्कस किया, रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों में डिमांड काफ़ी बढ़ के आ रही है. लास्ट 3 सालों में कोविड के बाद ऐसा लगा था कि रियल एस्टेट सेक्टर और दब जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली लोगों ने जॉब्स लूज करी हैं, एक डिस्ट्रप्शन आ गया था मार्केट में, इकोनॉमिक स्लम्प आया था. बट बिल्कुल उल्टा हुआ है, रियल एस्टेट डिमांड इज पिक्ड अप. इसका हम लोग अगर पीछे से चेक करें तो बिकॉज ऑफ द रेरा जैसे जो रिफॉर्म आया है, उसका हमको लैग से इफेक्ट मिला है. एंड ऑब्वियसली when the earning capacity of individuals get better in a country, their aspirational values increases. आज वो 1 BHK घर लेने वाला आदमी 2 BHK ले रहा है. आज लोग थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल पे स्पेंडिंग बढ़ा रहे हैं, एंड रेजिडेंशियल होम्स इज वन ऑफ द मेजर पार्ट्स इन दैट. एंड ऑब्वियसली फाइनेंशियल सेक्टर हमने डिस्कस किया. सो ये है इंडिया का पोटेंशियल गोइंग फॉरवर्ड, किस किस चीज़ों से इफेक्ट होगा हमको. एंड नाउ वी विल क्विकली जंप इनटू कुछ ऐसी 4-5 रिपोर्ट्स आई है लास्ट ऑलमोस्ट एक साल में, समझिए 8 से 10 महीने में 4-5 ऐसी रिपोर्ट्स आई है, जिसका एक सिनॉप्सिस अगर हम देखें तो, कि क्या इंडिया का जीडीपी और ग्रोथ के ऊपर कहाँ से हमको बेस का टच मिल रहा है, कहाँ से हमको एक पुश मिल रहा है. तो एज यू नो, कॉर्पोरेट डेट टू जीडीपी, पैसा चाहिए होता है कंपनीज को ग्रो करने के लिए, लेकिन कॉर्पोरेट डेट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी आज से 7-8 साल पहले, FY15 में 62% था, और इतनी ग्रोथ होने के बावजूद आज वो 50% पे ही आ गया है. एक विजिबल इंप्रूवमेंट है, 62 से 50 कॉर्पोरेट डेट टू जीडीपी. एक्सपोर्ट मार्केट का पोटेंशियल डबल होगा टू 4.5% इन द नेक्स्ट 7-8 ईयर्स. 2021 के लेवल से डबल होने जा रहा है. डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की हमने बात करी. FY16 में आज से 6-7 साल पहले
ये सिर्फ 4.5% ऑफ जीडीपी था। आज FY23 में ये 76.1% का इसको जंप मिला है। दिस इज अ रिमार्केबल इंडिकेशन, फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी जिसको बोलते हैं हम। कॉर्पोरेट टैक्स का रिडक्शन हमने देखा, 23% से 15% आ गया, तो हम वर्ल्ड मार्केट में compete कर सकते हैं। इंडिया की वॉलेटिलिटी ऑफ इन्फ्लेशन, आप देखिए अमेरिका में इन्फ्लेशन और यूरोप में इन्फ्लेशन, स्पेशली लास्ट ईयर जब ये रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था, इन्फ्लेशन और बढ़ गया था बिकॉज ऑफ गैस प्राइस इंक्रीज एंड ऑल। बट इंडिया में इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत बढ़ा, बट इट वॉज वेरी मच अंडर कंट्रोल। आई अंडरस्टैंड मोदी सरकार जब आई थी 2014 में, उसके बाद आई थिंक दैट टाइम इनिशियली माई अंडरस्टैंडिंग कि गवर्नमेंट क्या करना चाह रही थी वॉज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन राइट फ्रॉम स्टार्ट। महंगाई को रोक कर, महंगाई बढ़ी है, मैं नहीं बोल रहा महंगाई नहीं बढ़ी है, बट उसके सामने ग्रोथ ज़्यादा अच्छी आई है, तो महंगाई बढ़ेगी, थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन चलता रहेगा। 3, 4, 5, 6% का इन्फ्लेशन है। एक ग्रोइंग इकोनॉमी में 3, 4, 5, 6% का इन्फ्लेशन रहेगा। एक नॉन ग्रोइंग इकोनॉमी में, मैं आज ऑस्ट्रेलिया बैठा हूँ, यहाँ पे इन्फ्लेशन अभी तो ठीक है, अमेरिका का इफेक्ट आ चुका है, बट इन्फ्लेशन यहाँ पे 1 से 2% होता है। अमेरिका में इन्फ्लेशन 1 से 2% होता है। जापान में इन्फ्लेशन 0.5% होता है, क्योंकि वो ग्रोथ इकोनॉमीज हो चुकी हैं। लेकिन जहाँ पे तो थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन हमको चाहिए भी, यू नो। अनदर टॉपिक विच वाज डबलिंग ऑफ प्रॉफिट्स इन जीडीपी, ये एक ट्रेंड आ रहा है अगले 5 सालों में। फ्रॉम अ 3.2 या 3.15 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, हम एक $5 ट्रिलियन प्लस इकोनॉमी में आने जा रहे हैं अगले 5 सालों में। प्लस एंड -1 ईयर डिपेंडिंग ऑन ग्लोबल फैक्टर्स या कुछ और इश्यू आ जाता है, but that's where we are heading to. पर कैपिटा इनकम करीबन $2500 का पर कैपिटा इनकम विद इन दिस डेकेड, विद इन द नेक्स्ट 8 to 10 years, इट्स गोना बी 5200। मतलब पर कैपिटा इनकम डबल होने जा रही है। और ये जब ट्रेंड्स चाइना में आए थे 2006-7 में, जो चाइना का एक जबरदस्त अपस्विंग आया था, आई थिंक जस्ट लीमन क्राइसिस, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद 2007 में, तब चाइना का जो लीप फॉरवर्ड आया था, that we are going through some very similar phase. इंडिया डीकपलिंग तो मैं नहीं बोलूंगा हो रहा है, बट इंडिया थोड़ा सा ऑयल प्राइसेस से और यूएस की इकोनॉमी से थोड़ा सा हट के चल रहा है। मतलब इंडिया का खुद का एक अस्तित्व बना लिया है। इंडिया मेक इट्स ओन आइडेंटिटी। ऑयल प्राइसेस आज ₹100 हो जाए या ऑयल प्राइसेस आज 50 हो जाए, इंडिया पे इफेक्ट नहीं आता है इतना। यस, हमको महंगा ऑयल हर्ट्स आवर इकोनॉमी, बट ऐसा नहीं है कि हमारे मार्केट्स गिर जाते हैं। और यूएस का रिसेशन, पिछले 1.5 साल से रिसेशन बोल रहे हैं यूएस में। आ भी सकता है, अभी तक तो नहीं दिख रहा आया है, बट आ भी सकता है। बट ये 1.5 साल में इंडिया का क्या हुआ? 2022 के स्टार्ट से 2023 का मिड हो गया है, हमारे मार्केट स्टेबल रहे हैं, अच्छी ग्रोथ दी है, स्मॉल कैप इंडेक्स भाग रहा है, दिग्गज प्लेयर्स ने अच्छे रिजल्ट दिखाए हैं। तो इंडिया सॉर्ट ऑफ डीकपल्ड बाय द नॉइज ऑफ द वेस्ट। सो दीज आर द फ्यूचर ग्रोथ पॉइंटर्स जो हमको कहते हैं कि यस, बुलिश इंडिया पक्का है आगे। इसके सिवा एक बहुत अच्छी रिपोर्ट मॉर्गन स्टैनली की करीबन 4-6 महीने पहले आई थी, एंड आई रियली लाइक द वे मॉर्गन स्टैनली हैज पुट दिस। एक मैं आपको वर्बेटिम बोलता हूँ उन्होंने क्या बोला। कहते हैं, वी बिलीव इंडिया इज सेट टू सरपास जापान एंड जर्मनी टू बिकम द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2027 एंड will have the 3rd largest stock market by the end of the decade. इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट कनेक्टेड है बट सेम नहीं होते हैं। तो इट्स व्हाट इज ट्राइंग टू से कि हमारा 3rd लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट होगा बाय द एंड ऑफ दिस डेकेड, 2030 तक। रिदम देसाई साहब ने ये स्टेटमेंट दिया था। कहते हैं, इंडिया इज गेनिंग पावर इन द वर्ल्ड ऑर्डर एंड इन आवर ओपिनियन दीज changes imply once in a generation shift and an opportunity for investors and company. ये idiosyncratic changes जो आ रहे हैं, ये once in a lifetime opportunity है। जीडीपी डबल 3.5 ट्रिलियन मोटा मोटा समझ लीजिए, तो to surpass 7.5 ट्रिलियन in the next 8 years, मतलब 8 सालों में 2.5 गुना जितना, 2.25 से 2.5 गुना जितना, सॉरी डबल, आई शुड से डबल, 3.5 ट्रिलियन से 7 ट्रिलियन के ऊपर इंडिया का जीडीपी का ग्रोथ आने वाला है। और शेयर ऑफ एक्सपोर्ट्स इस पूरे दौरान 7-8 साल में डबल हो जाएंगे। एंड दैट्स वेयर द पंच लाइन कम्स। एज पर मॉर्गन स्टैनली, delivering 11% growth and reaching a market cap of
10 trillion in the coming decade is a possibility. That's why we say ये decade इंडिया का क्यों है. 3.5 ट्रिलियन से 3.5 ट्रिलियन से हम अगले 10 सालों में $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो सकती है. So that's where what the true potential is. डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया नैरेटिव में बहुत अच्छा एक इन्होंने प्रेजेंट किया था कि आप देखिए कॉर्पोरेट डेट टू जीडीपी 65 से 50 हो गया है लास्ट 8 सालों में. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स कहाँ लेस देन 0.9 बिलियन थे 10 साल पहले और आज 3.2 बिलियन हो गए हैं. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देखिए 2013 में 22 बिलियन का था, आज 46 बिलियन का है. म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में डिस्कस किया, लास्ट 10 साल में 5 गुना 5 टाइम्स म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आए हैं. हाईवेज डबल हो गए हैं लास्ट 8 सालों में. डिजिटल ट्रांजैक्शन एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी 4.4% से 76.1%. इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेल्स करीब 7 टाइम्स इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवेज हुआ है लास्ट 8-10 सालों में. एंड द लिस्ट कैन गो ऑन एंड ऑन, बट दिस इज जस्ट अ सिनॉप्सिस ऑफ वेयर वी आर हेडिंग राइट नाउ. Continuing with the Morgan Stanley's 2 very important slides over here, ये दिखाते हैं कि पहला है इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग परसेंटेज ऑफ जीडीपी कैसे, जैसे आप देख रहे हैं हम डिस्कस कर रहे हैं कि 2023 में 3.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी 2031-32 तक अगर हम 7 ट्रिलियन डॉलर प्लस की इकोनॉमी बनती है तो इसका हमको सबसे बढ़िया फास्ट योगदान आ रहा है इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से. It is expected to increase 21% of GDP by 2031. So that is ये करीबन 15-16-17% पे, और ये एक लीप लेगा 15-16% से 21% का. तो दिस इज अ बिग सेक्टर वन शुड बी लुकिंग एट. एंड कंजम्पशन, जैसे जैसे इंडिया का पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, कंजम्पशन पैटर्न ओवरऑल हमारे चेंज होते हैं और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग शिफ्ट पे जाता है. इसलिए इंडिया का जो डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी है उसमें भी एक स्ट्रक्चरल चेंज आएगा. उसमें बाइंग पैटर्न्स चेंज हो गए, प्रीमियमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आएगा. आज की तारीख में वो 50 रुपए की चप्पल और आज की तारीख में वो 400 रुपए की चप्पल, उनके खरीदार जो है आगे जाके ये एस्पिरेशनल वैल्यूज में आगे जाके हमने ऑलरेडी ट्रेंड भी देखा है, बट प्रीमियमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स हो रहा है. आज से 5 साल पहले स्केचर्स का 6,000 रुपए का जूता लोग सोचते हुए थे लेने के लिए 2015-16 में. आज एक 10 साल का बच्चा स्केचर्स का या नाइकी का 8,000 का जूता पहनता है. क्यों? उनकी माँ बाप की इनकम 10 गुना नहीं हो गई है लास्ट 5 सालों में या 10 सालों में, बट सोच बदली है एंड प्रीमियमाइजेशन का जमाना आ रहा है. So that's where I'm coming to this from the report. Next to this is, a couple of things which I went through. I was explaining it on Twitter the other day. India will be among the key contributors to world's GDP growth in 2031 as per UBS. तो UBS के हिसाब से इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी आ रही है, परसेंटेज ऑफ जीडीपी, इंडिया करीबन 15% जीडीपी ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करेगा अगले कुछ सालों में, अगले 3 से 4 सालों में. ऑब्वियसली चाइना वाज ऑन टॉप. एंड एक बहुत अच्छी रिपोर्ट आई थी. दिस प्रेजेंट्स दैट एक सॉवरेन इन्वेस्टर्स की रिपोर्ट प्रेजेंट हुई थी. दिस इज अराउंड 6-7-8 वीक्स बैक. उसके हिसाब से व्यू पॉइंट एंड ओपिनियंस ऑफ 142 CIOs, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर्स का लिया गया था डिफरेंट एसेट्स क्लास से, एंड पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजीज फ्रॉम 85 सॉवरेन वेल्थ फंड्स एंड 57 सेंट्रल बैंक्स. देखिए इनका डाटा कितना बड़ा इन्होंने क्रिएट किया था. और इसका सिनॉप्सिस आप नेट पे ढूंढ सकते हैं. इसका सिनॉप्सिस सिंपल ये आता है कि इन्होंने हाईलाइट किया है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, इंडिया विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ दिस गोइंग फॉरवर्ड. काफ़ी ज़्यादा FDI का इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ सकता है. मनी इज वेटिंग टू बी पार्क्ड इन इंडिया एंड इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. एंड दैट इज वाई, एज वी इनिशियली डिस्कस्ड, कि जो ग्रोथ आएगी फ्रंट एंडेड ग्रोथ शायद ज़्यादा आएगी. अगर इंडिया यहाँ से डबल होने जा रहा है तो स्टार्टिंग का जो फेज़ है, जो अभी का फेज़ है 23-24, यहाँ पे फ्रंट एंडेड ग्रोथ ज़्यादा आ सकती है. और इस तरह की रिपोर्ट्स और दर्शाते हैं कि ऑब्वियसली आज वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या क्या एवेन्यूज़ हैं. यूरोप पे आपको पता है क्या चल रहा है वॉर की वजह से, एंड इकोनॉमी इज इन शैटर्स. अमेरिका, यस, अमेरिका रिकवर कर गया है. टेक अमेरिका, नैस्डैक हैज रिकवर्ड वेरी वेल. वहाँ पे काफ़ी सारे
डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज आ रही है तो अमेरिका इज डूइंग गुड। चाइना के ऊपर एम्बिग्यूटी बनी हुई है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सारा फोकस आता है इंडिया एज द नेक्स्ट मेजर, ना ही आईटी बट ऑल्सो अ मैन्युफैक्चरिंग हब और अ मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री फॉर द वर्ल्ड। एंड क्विकली वी विल take you to the concluding slide where I want to explain कि इंडिया की तीन डोमेस्टिक कंजम्पशन को तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बट डोमेस्टिक कंजम्पशन के सिवा इंडिया की ऐसी क्या चीज़ है जो विच विल कीप प्रोपेलिंग इंडिया का जो ग्रोथ इंजन है उसको आगे बढ़ाता रहेगा। बहुत सिंपल तीन चीज़ें हैं। पहला है ग्लोबल ऑफशोरिंग। क्या है ग्लोबल ऑफशोरिंग? सॉफ्टवेयर, आईटी, कस्टमर सर्विस, इंजीनियरिंग, फार्मा, बाहर का काम और सर्विसेज इंडिया में आ रहा है। इतनी बड़ी लेबर फोर्स है और इतनी एजुकेटेड, इंग्लिश स्पीकिंग, स्मार्ट, हार्डवर्किंग लेबर फोर्स है इंडिया के पास। और अब इसके साथ एक एडवांटेज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का आ जाता है कि इंडिया में इनफैक्ट नेटवर्क की बैंडविड्थ वन ऑफ द बेस्ट है वर्ल्ड में, स्पीड ऑफ द इंटरनेट इज ग्रेट। बट यस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक दूसरी तरह से हम समझते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, ये बहुत स्पीड अप हो गए हैं। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एनर्जी ट्रांजिशन एंड इनोवेशन। एनर्जी ट्रांजिशन इनोवेशन में एक इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहूंगा कि ग्रीन एनर्जी के लिए इंडिया ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, आज आप देखेंगे टाटा की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सड़क पे, नेक्सॉन आई थिंक नाम है, हर जगह दिखती है। दूसरे देशों में इतनी स्पीड से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं आए हैं। अमेरिका को साइड में रखिए, एशिया में देखिए कहाँ कहाँ आए हैं। गो टू इंडोनेशिया, गो टू मलेशिया, बी चेक इट हियर इन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। जो बाकी नेशंस है इंडिया के आसपास, उनमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पेनिट्रेशन, जबकि इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर शायद ज़्यादा जल्दी डेवलप हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है, मगर इंडिया ने एक इनिशिएटिव ले लिया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। हेड्स ऑफ टू टाटा ग्रुप फॉर बीइंग सो एग्रेसिव ऑन इट, बट अदर कंपनीज आर फॉलोइंग अप एज वेल। तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का तो एक चेंज आ रहा है। सोलर एनर्जी, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव देखिए, क्या यू लुक एट ऑल द कैनल्स एंड जहाँ जहाँ इन्होंने सोलर लगाई हुई है, जो इनिशिएटिव्स भी दिए हैं, जो इंसेंटिव्स दिए कॉर्पोरेट को सोलर और विंड के लिए। क्योंकि इंडिया में जैसे इंडिया ग्रो करेगी, इंडिया का एनर्जी का कंजम्पशन बढ़ेगा, बट उसके साथ साथ में अगर इंडिया नई टेक्नोलॉजीज ला रही है विच आर ग्रीनर ऑल्सो एंड चीपर ऑल्सो, दैट इज गुड। एंड फॉसिल फ्यूल में भी इंडिया का जो ऑयल ड्रिलिंग चल रहा है, दैट इज एट अ वेरी फास्ट पेस राइट नाउ। तो इंडिया अपने आप को सेल्फ रिलायंट शायद पूरा नहीं बना सकता, आई एग्री, इतना ऑयल नहीं ड्रिल कर पाएगी इंडिया जितनी हमारी खपत है, बट कुछ हद तक हम अपनी डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्टेड ऑयल कम करके बाकी ऑल्टरनेटिव एनर्जी की ऑप्शंस पे जा रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड स्टेप फॉरवर्ड। आपको ये जानकर थोड़ा सा सरप्राइज लगेगा कि इंडिया को $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में, विशु, $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में करीबन 75 साल लगे थे, 75 ईयर्स। बट अगले नेक्स्ट 3 ट्रिलियन ऐड हो जाएंगे लेस देन 8 ईयर्स में। 3 ट्रिलियन होने 75 ईयर्स, और अगले नेक्स्ट 3 ट्रिलियन, मतलब यहाँ से डबल हो सकती है इंडिया की इकोनॉमी अगले 8 सालों में, 7 से 8 सालों में टू बी प्रिसाइज। टॉप 30 कंपनीज सेंसेक्स की, इंडिया का 50% मार्केट कैप लिस्टेड कंपनीज, 50% मार्केट कैप टॉप 30 कंपनीज ऑफ इंडिया सेंसेक्स की है। और इंडिया की टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज करीबन 75% का टोटल मार्केट कैप है। मैं ये फिगर क्यों बता रहा हूं कि लोग बोलते हैं इंडिया में इन्वेस्ट करना है, हाँ करना है, क्या करें, स्टॉक्स खरीदते हैं। आप बहुत सारे स्टॉक्स खरीदेंगे, कुछ स्टॉक्स 10 गुना हो जाएंगे, कुछ स्टॉक्स डब्बा हो जाएंगे। सो लोग बोलते हैं हम करें क्या? सबको स्टॉक इन्वेस्टिंग में डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करना जरूरी नहीं है। आप ETFs ले सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स ले सकते हैं। एक अच्छी लो एक्सपेंस की ETF लीजिए, सेंसेक्स की या निफ्टी की। चार्जेस लो होते हैं, जैसे जैसे सेंसेक्स ग्रो करेगा। आपने एक बास्केट खरीद लिया है, एंड व्हाट आर यू डूइंग बाय बाइंग दिस बास्केट? 30 कंपनी सेंसेक्स की खरीदते हो आप, तो 50% का मार्केट कैप ले लिया आपने। और अगर आप निफ्टी एंड निफ्टी प्लस ले लेते हो, निफ्टी 50 प्लस एंड निफ्टी टॉप 100 कंपनीज, तो आपके पास इंडिया का 75%, 3/4 ऑफ इंडिया टोटल मार्केट कैप लिस्टेड कंपनीज का रहता है। सो इट्स एन ईजी वे, यू कैन प्ले द इंडिया स्टोरी वेरी पैसिवली ऑल्सो। एक लॉन्ग टर्म थीम लेके चलने का है, रिस्क है, यस, हर एक चीज रिवॉर्ड है तो रिस्क है। रिस्क क्या है? पॉलिटिकल रिस्क सबसे पहले। आप हम सब जानते हैं नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है, तो आई डोंट वांट टू डिग ऑन दैट टॉपिक मोर,
बट यस दैट्स अ पॉलिटिकल रिस्क. ग्लोबल रिसेशन बढ़ सकता है, यस. जियोग्राफिकल जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो सकते हैं. हमारे सामने ही हमारे नॉर्थ में एक देश है जो कभी कभी भी कुछ अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें कर सकता है. डोमेस्टिक पॉलिसी चेंजेस आ सकते हैं, यस व्हाई नॉट, आ चुके हैं इन द पास्ट. स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज कुछ टाइम पहले हुई थी, वो भी पहले फिर से आ सकती है. एनर्जी शॉर्टेजेस हमने पास्ट में देखा है, 10-15 सालों में हुई है. एंड कमोडिटी वोलेटिलिटी जो कोविड के इमीडिएटली बाद सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन में आई थी, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया था इंडिया की इकोनॉमी को, बिकॉज कंजम्पशन इकोनॉमी है हम. और ये सारी चीज़ें फैक्टर इन आपको करके रखनी पड़ेगी. बट द नेक्स्ट कमिंग डिकेड ट्रांसफॉर्मेशन ज़बरदस्त आ रहा है अगले 5-10 सालों में. आप सिर्फ एनविसाज करिए कि 2008 और 2015 में जाके गूगल पे चेक करिए कि 2008 से 2015 में चाइना में क्या हुआ था, चाइना में किस तरह की ग्रोथ आई थी. इंडिया ऑलमोस्ट उसी स्टेज पे. इंडिया 15 साल के बाद 2008 में जो चाइना में हुआ था, आज 2023 में इंडिया उसी एक लेवल पे बैठा हुआ है. और यहाँ से जो ग्रोथ आने जा रही है अगले 5 से 10 सालों की, एक बहुत ही कंपेलिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है. द इंडिया टाइम इज नाउ. नेक्स्ट 10 साल इंडिया के हैं और ये एक ऐसी बस है जो आप मिस नहीं कर सकते. हॉप ऑन टू इट एंड मेक श्योर यू पुट you when something is firing all cylinders, you need to be a part of it. So that would be my concluding part. Be a part of this India great wealth creation story. And that's about it for my presentation. Wish you. That was absolutely mind blowing. बहुत ही comprehensively yet succinctly आपने बहुत सारे growth levers जो हमारे हैं वो cover किए सर. I have a couple of questions. तो पहले तो आपने आपको काफी अच्छे से कवर की कि मतलब मेरा पहले दिमाग में पहला क्वेश्चन चल रहा था कि हाउ डू वी बिकम अ पार्ट ऑफ दिस ग्रोथ स्टोरी. तो व्हिच कवर्ड दी ETFs आर अ वेरी इजी वे. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो दैट इज वन वे ऑफ कोर्स. इट सेकंड इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि लोग कहते हैं कि यू शुड व्हेन व्हाइल इन्वेस्टिंग यू शुड स्टिक टू स्टफ यू नो. लेट्स से यू वर्क इन IT, सो यू इन्वेस्ट इन IT सेक्टर. यू वर्क इन फार्मा या मैन्युफैक्चरिंग में हो तो उस सेक्टर में अपनी कंपनीज को पहचान के उनकी परफॉर्मेंस है उस हिसाब से करो. सो फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर I just wanted to get your opinion, which is better, is investing in a broader market ETFs के थ्रू जो आपने जैसे बताया वो, या फिर they should try to जो sectoral cycles चलती हैं they should they try to catch trends, should they rebalance when you know market अगर उन्हें लग रहा है हाई पे है तो थोड़ा सा नीचे आ जाए, जब गिर रहा है तो फिर थोड़ा SIP बढ़ाते हैं, or they should do a continuous SIP करते चलो and let the market take its stuff. I wanted to get your opinion कि which way is better for investment. क्वेश्चन पूछने की कला, स्किल बहुत जबरदस्त है आपकी. आपने एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चंस डाले हैं और चारों बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब पहला क्वेश्चन ये है कि हम पैसिवली इन्वेस्ट करें. एक ETF उठा लिया है, एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड उठा लिया और जैसे आ रहा है पैसा डालते जाएं. SIP आपने बोला है परफेक्ट वे ऑफ डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग. मुझे नहीं पता कल मार्केट 70,000 होगा या पहले 60,000 होगा. आज 65-66 पे है, पहले 70 होगा कि 60 होगा किसी को नहीं पता. इसलिए हम क्या करते हैं, SIP कंटिन्यूस डालते रहो. पीपल से हम टाइम द मार्केट करेंगे. टाइमिंग द मार्केट इज द मोस्ट फ्यूटाइल एक्सरसाइज. मतलब एक ऐसा कोई बड़ा वरदान मिला हो किसी को तो ही वो कर सकता है. मेरे में क्षमता नहीं है, 99% लोग नहीं कर पाते हैं टाइम. तो टाइमिंग द मार्केट नहीं हो सकता. आपने अच्छा पॉइंट बोला विशु. SIP करते रहो, नॉन स्टॉप करते रहो. ठीक है, कभी ज़्यादा मार्केट में करेक्शन आ रही हो तो थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं इफ़ यू गॉट द सरप्लस. बट उसका वेट करके नहीं, मार्केट 20% गिरेगा तभी मैं पैसा डालूंगा. मैंने थोड़े दिन पहले ट्वीट किया था कि किसी शेयर कंपनी का शेयर, नाम नहीं बोलूंगा मैं, बट किसी कंपनी का शेयर जो 30,000 रुपये का है, लोग बोलते हैं यार 18,000 पे आएगा ना तो हम खरीद लेंगे. वो कंपनी का शेयर 19,000 पे आ जाता है, 18,500 पे आ जाता है. कंपनी का नाम बोल देता हूँ, नेस्ले की बात कर रहा हूँ, टॉप MNC कंपनी. नहीं यार, नेस्ले 18,000 पे महंगा है, ये 16,000 का होगा तब खरीदूंगा. पता है शेयर अच्छा है, पता है स्टोरी जबरदस्त है, टॉप MNC है, अच्छा करेगी आगे, लेकिन टाइम करूंगा मैं अपनी एंट्री. वो नेस्ले 16,000 पे नहीं आया, 18,000 पे नहीं आया, 20,000 से भी चला गया, 22,000, 24,000 और आगे जाके 30,000 भी हो जाएगा. और लोग वेट करते रह जाएंगे कि हम नेस्ले को, या सेम विद ICICI 700 का था तो बोलते थे 600 पे खरीदेंगे. 800 पे चला गया तो बोलते थे 700 पे आएगा तो खरीदेंगे. 900 का हो गया तो अब 800.
सो यू कांट डू दैट, इट्स इम्पॉसिबल, वो हो ही नहीं पाता है। माइंड सेट आप बना ही नहीं पाओगे अगर आप ऐसे टाइम करने का ट्राई करोगे। तो ये आपका आंसर करता है SIP एंड कंटिन्यूस SIP एंड ETFs और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। मैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें वोलेटिलिटी कम होती है, रिस्क कम होती है। जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपकी रिस्क और रिवॉर्ड प्रोफाइलिंग करना बहुत जरूरी है। आपकी रिस्क लेने की क्षमता कितनी है? क्या आप इतनी रिस्क ले सकते हैं कि आपका पोर्टफोलियो 30% डाउन हो जाए और आपको रात को नींद की गोली लिए बिना नींद आ जाए? अगर उतनी रिस्क है आपकी तो आप लीजिए स्टॉक स्मॉल कैप के, दे आर वेरी वोलेटाइल। 2008 का लीमन क्राइसिस वाज द फर्स्ट मेजर, लीमन में बोलता हूँ बार बार, इट्स अ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस बोलना चाहिए। लीमन ने शुरुआत करी थी इसलिए लीमन क्राइसिस हम कई लोग बोलते हैं। 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में मैंने अपने पोर्टफोलियो को करीबन 48% गिरते हुए देखा है, आधा हो गया था पोर्टफोलियो। एंड आई एम लाइक बॉस, 2003 में मैंने इन्वेस्टिंग शुरू करी थी, 5 साल की जो प्रॉफिट थे, ठीक है 200% प्रॉफिट था, 200 से ज्यादा था, 300% प्रॉफिट था 5 साल में, लेकिन वो सडनली 300% प्रॉफिट 150% करना, इट्स स्लैश्ड इनटू हाफ। दैट टीचेस यू अ लेसन बॉस, वोलेटिलिटी हो सकती है। 2020 सेकंड सबसे बड़ा मैंने देखा है क्रैश, मार्केट 40-45% डाउन, सारा पोर्टफोलियो 40-45% डाउन, बहुत ही फास्ट, विद इन 5 हफ्ते 6 हफ्तों में। फरवरी में गिरना शुरू किया, मार्च 23 को खत्म। क्या सीख मिली इससे? कि वोलेटिलिटी आएगी, लेकिन अगर आप समझते हैं कि अगर दुनिया चलती रही तो HDFC बैंक चलता रहेगा, नेस्ले चलता रहेगा, टाटा मोटर्स चलती रहेगी, मारुति गाड़ियां बनाती रहेगी, L&T प्रोजेक्ट्स करता रहेगा, TCS IT के काम करते रहेंगे, HUL साबुन बनाती रहेगी, टाटा केमिकल्स केमिकल बनाते रहेंगे, ये अल्ट्राटेक सीमेंट सीमेंट बनाता रहेगा, तो दुनिया चलने वाली है, इकोनॉमी चलने वाली है, और अगर आपको किसी चीज सस्ते दाम में मिल रही है तो यू बाई इट मोर। तो दैट कम्स टू द पॉइंट कि बाइंग स्टॉक्स में वोलेटिलिटी होती है। अब आते हैं आपका तीसरा क्वेश्चन कि कैसे हम स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के स्टॉक लें कि जिसमें हमको नॉलेज हो वो लें, या फिर जनरली उसको हम किसी बास्केट में लें। तो देखिए, सबके इंटरेस्ट एरियाज होते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे एनर्जी सेक्टर की नॉलेज बहुत ज़्यादा नहीं है, डिफेंस सेक्टर की नॉलेज ज़्यादा नहीं है, शुगर सेक्टर की नहीं है, सीमेंट की नहीं है, कंस्ट्रक्शन की भी नहीं है, ये एरियाज। और मैंने कभी इनमें थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया तो कुछ खास पैसा बनाया नहीं। मुझे नॉलेज किस चीज़ में है? मैं बिजनेस बैकग्राउंड का, तो मुझे नॉलेज है बैंकिंग की, मुझे नॉलेज है NBFCs की। मेरी फील्ड ऑफ डीलिंग ट्रेनिंग होती थी केमिकल्स में, तो मुझे केमिकल इंडस्ट्री की नॉलेज है। बिकॉज आई ऑल्सो हैव डीलिंग्स इन द फील्ड ऑफ फार्मा, मेरी फार्मा में अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है, मेरी इंजीनियरिंग गुड्स में अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है, केपेक्स रिलेटेड स्टोरीज में अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है। तो सबके अलग, ऑटोमोबाइल्स में, ऑटो एंसिलरीज में है, तो सबके अलग अलग डोमेन्स बन जाते हैं। आपका स्ट्रेंथ एरिया क्या है जिसमें आपको इंडस्ट्री के मैक्रो और उसके डोमेन में जो कंपनीज है उनके फंडामेंटल्स ज्यादा अच्छे से समझ में आते, आप वो पकड़िए। मेरे में कमोडिटी साइकिल्स समझ में नहीं आती है मुझे, मैं कमोडिटी लिंक्ड सेक्टर्स को नहीं पकड़ पाता हूँ, तो मैं स्टील में घुसता ही नहीं हूँ। मेरे को टाटा स्टील, अगेन अ गुड वेल्थ क्रिएटर, JSW स्टील, बट कब एंटर करना है और कब एग्जिट करना है, बिकॉज इसमें सिक्लिकलिटी इतनी ज्यादा होती है, कब एंटर करना है कब एग्जिट करना है स्टील में मुझे नहीं आता। मैंने ट्राई भी किया, नहीं हुआ मुझसे। शुगर में सेम थी, नहीं कर पाया मैं। सीमेंट में भी कुछ हद तक सिक्लिकलिटी आती है, तो पेपर में आती है। तो ये सारे सेक्टर्स जो नहीं समझ में आते, यू कांट बी एक्सपर्ट इन ऑल, बट जो चीज समझ में आती है, एग्रोकेमिकल्स, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, कुछ हद तक IT, बैंकिंग, NBFC, ऑटोमोबाइल्स, इंजीनियरिंग, कैप गुड्स, बस 8-10 सेक्टर हो गए। इनफ वेल्थ कैन बी क्रिएटेड इन दीज डोमेन्स। एक जनरल फिजिशियन सब कुछ, छोटी छोटी चीजें सब कुछ जानता है, GP, बट ही इज नॉट अ स्पेशलिस्ट इन एनीथिंग। ऐसे ही आप अगर एक GP की तरह अप्रोच रखना चाहते हैं तो आप बास्केट ले लीजिए। स्पेशलाइज करना चाहते हैं, थोड़ी मेहनत लगेगी, you will have to study con calls, you will have to dig deeper into results, कंपनी की क्या मैनेजमेंट गाइडेंस आ रही है, एंड स्पेशली व्हेन यू गेट इनटू स्मॉल कैप्स। विशु, आपके व्यूअर्स को ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, ये 1-1.5 साल में जो स्मॉल कैप की रैली चली है, ये भी एक साइकिल्स में आती है। 2018 का जो स्मॉल कैप इंडेक्स था वो अभी कुछ आई थिंक 2 महीने पहले जाके मैच हुआ है वो। मतलब किसी ने स्मॉल कैप इंडेक्स 2018 में, करेक्ट मी द एग्जैक्ट, मुझे वो महीने नहीं याद है,
बट मिड ऑफ 2018 का स्मॉल कैप इंडेक्स जहाँ पे था, वो अर्ली 2020 में वहीं पे इंडेक्स है। मतलब पूरे 4.5 साल में स्मॉल कैप इंडेक्स, बड़े इंडेक्स की बात करें, ने कुछ रिटर्न नहीं दिए। तो स्मॉल कैप भी एक सिक्लिकल फेज से गुजरते हैं। तो यू शुड बी अवेयर ऑफ द वोलेटिलिटी, अगेन रिस्क रिवॉर्ड इज द की। एंड as somebody who doesn't have enough time, energy, effort to put into all these types of specific domain, specific stocks, simple आप अच्छा एक म्यूचुअल फंड लीजिए, 2-3 अच्छे म्यूचुअल फंड लीजिए, ETF लीजिए, बाकी अपना काम करते रहिए। लेट द पावर ऑफ पैसिव कंपाउंडिंग create long term wealth for you. Great. Awesome. Just two more questions, sir. Right. They're related to more risk and reward. So आप इसे बताया रिस्क फैक्टर बहुत सही रहते हैं, सब कुछ रहते हैं। एंड एक पर्सन जैसे आपने बताया कि अगर आपको स्मॉल कैप में जाना है तो यू टू अंडरस्टैंड योर ओन साइकोलॉजी कि कैन यू स्लीप एट नाइट सीइंग योर पोर्टफोलियो डाउन बाय 30% देन यू मे गो। तो पहला क्वेश्चन ये है कि लोग सुनने में तो रेडी रहते हैं कि ठीक है 10% लॉस साउंड लाइक ठीक है आई कैन बेयर 10% लॉस, ऐसा कोई बड़ी फिगर नहीं है। बट जब वो रेड फिगर दिखाई देती है ना अकाउंट में कि इतना पैसा डाउन, जैसे आपने ही बताया कि 2008 का एक्सपीरियंस आपका, 2020 का एक्सपीरियंस आपका, वो जब दिखता है तो देयर इज अ डिफरेंट साइकोलॉजी एट प्ले जो कि आप एक्चुअली वो सुन के नहीं इमेजिन कर पाते हो। So how do we figure out our real risk appetite? Is there a way जो कि हम लोग actual में सोच सकते हैं? Is there some mechanism or some way in which we can figure out our risk appetite? Good question again. Little tricky question to answer, but I'll give you an example with this. Peter Lynch ने एक अच्छी चीज कही थी, ride your winners and cut short your losers. Naive investors, including myself, पहले 5-6 सालों में 2003-4 से लेके 2008-7-8 तक जो स्टॉक चलता था 10-20% उसको मैं बेच देता था, और जो स्टॉक नहीं चलता था उसमें बतेरे, मतलब हिंदी में वर्ड है, कांड हुए। बहुत सारी कंपनियां, यूनिटेक जैसी बहुत सारी आगे गई, लैंडको इंफ्रा, डेक्कन क्रॉनिकल और पता नहीं क्या क्या, उन स्टॉक्स को मैं एवरेज करता था नीचे, बिकॉज मैं सोचता था बॉस मैंने स्टॉक 40 रुपए का लिया था, 30 का हो गया और लूंगा, क्योंकि मैं अपने डिसीजन को, मेरी ईगो मुझे उस स्टॉक को बेचने नहीं देती थी। मैं सोचता था मैं खरीद लूँ यार, अच्छा ही होगा। और जो बहुत भाग जाता था मुझे लगता था अरे यार बहुत भाग गया, ये तो ओवर वैल्यूड हो गया। कहानी पूरी उल्टी होनी चाहिए थी। लास्ट, यू विल नॉट बिलीव, लास्ट 10-1 सालों में मैंने शायद जो मेरे स्टॉक्स नहीं चलते वही बेचे हैं, बिकॉज आई अंडरस्टूड, मैंने ये समझ लिया बात मार्केट की कि अगर मैंने कोई स्टॉक खरीदा है और वो 5-10-15-20% डाउन हो गया है तो मेरी शायद थीसिस गलत थी। मैंने जब एंटर किया तो मेरे जो प्रेडिक्शन थे, प्रोजेक्शन थे, हम लोग क्रिस्टल गेजिंग बोलते हैं इसको, कि मेरे जो अनुमान लगाए थे वो शायद गलत थे। मार्केट हमेशा सही होता है, तो आइदर अंडर वैल्यूड लग रहा है तो थोड़ा और ऐड करूंगा, लेकिन अगर कुछ मुझे डेंट लग रहा है स्टोरी में, इट हैज टू बी कट। कोई भी स्टॉक जो 25-30% टूट जाता है, 100 रुपए का स्टॉक 60 रुपए का हो जाता है तो 40% ड्रॉप हुआ, लेकिन वो 60 रुपए के स्टॉक को 100 होने के लिए 40% नहीं चाहिए, उसको 60% चाहिए जंप। आप समझिए, कम कोई स्टॉक 100 से 50 का हो गया मतलब 50% टूट गया है, स्टॉक क्रैक हो गया है, तब बोलोगे अरे मेरा इन्वेस्टमेंट आधा हो गया। अब उसको वापस 50 से 100 होने के लिए 100% जंप चाहिए अपने रिटर्न्स में। तो जैसे से आपके स्टॉक नीचे टूटता है, योर पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्न और ज्यादा प्रेशर उसे बढ़ता है। तो स्टॉक इन दैट रिगार्ड, एवरेजिंग डाउन कई लोग जो करते हैं, प्लीज चेक द फंडामेंटल्स बिफोर डूइंग दैट। मार्केट करेक्ट होता है और आपका पोर्टफोलियो टूटता है तो देर इज नो करेक्ट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग कि आपकी माइंडसेट क्या होगी। आपकी माइंडसेट सबसे पहले, कितने भी आपने पैसे बनाए हो मार्केट में, जब आप रेड देखते हो पोर्टफोलियो में तब आपको ये तो जरूर होता है कि ओह दिस इज माय मनी, इट्स गोइंग डाउन। किसी को पैसा गंवाना पसंद नहीं है, मगर आपके अगर सिस्टम्स इंटैक्ट हैं, आपने कन्विक्शन के साथ स्टोरी ली हुई। I'll give you an example of SRF, one of my favorite stocks, one of my oldest holding in my portfolio. SRF stock लास्ट भी 2004 से मेरे पास है। मेरा एवरेज प्राइस तो बहुत ही पीछे का है, डबल डिजिट में है, बट
SRF की स्टोरी अच्छे बिल्ड होती जा रही थी। एक टाइम ऐसा आया कि SRF एकदम स्टैग्नेंट हो गया, बट केपेक्स बड़े आ रहे थे उसके, तो आई थॉट ओके नहीं, देखते हैं क्या होता है आगे जाके। सेम स्टोरी SRF में अभी हो रही है। लास्ट 1 सवा साल से रिटर्न्स आर जीरो। जहाँ PSU बैंक्स, जहाँ डिफेंस कंपनीज, जहाँ पे कुछ और स्मॉल कैप कंपनीज 200 गुना रिटर्न्स दे चुके हैं। आई जस्ट ट्वीटेड इट आई थिंक 3 days बैक कि there are more than 40 stocks which have given 150% plus returns the last 1 year from 15th August 22 to 23। 40 स्टॉक 150 गुना रिटर्न दे चुके हैं। वहां पे मेरा एक SRF जो कि मेरी वन ऑफ माई टॉप होल्डिंग्स है, वो वहीं पे खड़ा है, इनफैक्ट शायद -5% रिटर्न। बट इस स्टॉक में कुछ हेडविंड्स आ चुके हैं। हमको वो हर बार स्टॉक मार्केट रिटर्न्स लीनियर नहीं होंगे। 100 से 500 नहीं जाएगा, 100 से 400 जाएगा, फिर वापस 300 हो जाएगा, फिर 300 पे बैठा रहेगा 1 साल तक, फिर 600 हो जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, स्टॉक मार्केट रिटर्न्स आर नेवर लीनियर, दे आर ऑलवेज लंपी। FD क्या होता है? 100 रुपए की FD करी, 6% मिल रहा है, अगले साल 106 रुपए मिल गया। कंपाउंडिंग में रखा तो अगले साल 106 पे 6% मिलेगा। तो आप बोलोगे अच्छा भाई 6% मिल रहा है, मेरा 10 12 14 साल में कंपाउंडिंग इन्हें, तो उतने सालों में पैसा डबल हो जाएगा। मार्केट में भी बोले भाई मैं आज 65,000 सेंसेक्स है, लेट मी पुट 1 करोड़ रुपीज, एंड आई थिंक आप बोल रहे हो कि 12-13% ग्रोथ होगी सालाना, 11% भी ले लूँ मैं अगर, तो 5 से 6 साल में मार्केट डबल। तो मैं एग्जैक्टली 5 साल बाद अगर देखो, जुलाई अगस्त 2028 में मेरे 1 करोड़ 2 करोड़ जाने, शायद 1.5 करोड़ ही हो, क्योंकि वो 1 साल पहले ही 2 करोड़ जाके नीचे आ गए हों। और शायद आप बेचना की सोचोगे 2028 में, तो 2029 में वो 2.5 करोड़ हो जाएंगे। तो इट्स ऑलवेज अप एंड डाउन इन द मार्केट। और इसको समझने के लिए थोड़ा एक्सपीरियंस लगता है, थोड़ी गलतियां करते हैं। वो कहते हैं ना, जन्नत पाने के लिए खुद मरना पड़ता है। तो इसमें यही कहानी है कि कुछ 1-2 अच्छे करेक्शंस टैकल करने पड़ते हैं, लेसन्स लर्न करने पड़ते हैं, एक एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड रखना पड़ता है कि यस, हमसे गलतियां हो सकती हैं। कितने भी कॉन कॉल्स पढ़ लो, मुझसे लास्ट 3 सालों में इतनी स्टडी करने के बावजूद येस बैंक में गलती हुई है, DHFL में गलती हुई है। मैं तो एम ड्रॉप इन द ओशन। DHFL में हमारे लेट श्री राकेश झुंझुनवाला जी का स्टेक, जबरदस्त FIIs का स्टेक था। येस बैंक में करीब 28-30% FIIs, बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर्स का स्टेक था येस बैंक। तो गलतियां होती हैं, छोटे इन्वेस्टर से भी होती हैं, बट as long as you are learning the lessons, you are getting wiser. Perfect. Final question, जो आपने already actually काफी हद तक touch upon कर लिया, but to ask it more specifically also, तो we understood कि कहाँ पे अपने losses cut करने, कहाँ पे risk है। Another very difficult thing to do is of course the exit part. So एक exit तो हो गया, when stop loss hit हो गया, नीचे गया। Target कैसे है? Because target तो undefined है इंडिया के लिए, तो when do you book your profit? देखिए, हर एक स्टॉक का, अगर आप कोई भी स्टॉक ट्रैक कर रहे हैं, उसको क्या वैल्यूएशंस मिलेंगे आगे, वो डिपेंड करता है कि स्टॉक के 4-5 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे बड़ा फैक्टर हमने पहले डिस्कस किया, ग्रोथ आ रही है, वैल्यूएशंस मिलेंगे। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड, ROCE, रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE, ये दोनों पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट होती है। डेट कंट्रोल में होनी चाहिए, प्रमोटर प्लेजिंग कम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। बाकी पैरामीटर्स, प्राइस टू अर्निंग्स बहुत ओवर रेटेड पैरामीटर है। प्राइस अर्निंग्स टू ग्रोथ होना चाहिए। प्राइस अर्निंग्स टू ग्रोथ में फिर से एक बार यहाँ पे टच बेस करता हूँ कि सपोज एक कंपनी की प्राइस टू अर्निंग्स 20 की है एंड कंपनी इज ग्रोइंग एट 20% एनुअली, तो प्राइस टू अर्निंग्स ग्रोथ PEG 1 का होता है। जितना उसको PE मिल रहा है उतने पे कंपनी ग्रो कर रही है, तो इट इज अ डिसेंट 1 इज अ वेरी गुड रेशियो, एनीथिंग लेस देन 1 इज वेरी गुड। तो प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ, तो ये अगर 4-5 मैट्रिक्स कंपनी के चल रहे हैं और एक अप ट्रेंड में है, तो डू नॉट ट्राई टू सेल दिस स्टॉक। कोई भी स्टॉक में इनिशियली जब छोटे इन्वेस्टर्स एंटर करते हैं, जब उसकी ग्रोथ स्टोरी पिकअप होती है, तो म्यूचुअल फंड्स बाद में एंटर करते हैं। कोई भी 200, 500, 1000 करोड़ मार्केट कैप के स्टॉक में म्यूचुअल फंड्स नहीं आते, आप नोटिस करेंगे। म्यूचुअल फंड्स की अपनी खुद की लिमिटेशंस होती हैं, उनकी रेगुलेटरी लिमिटेशंस भी है, प्लस ऑब्वियसली दे आर मैनेजिंग समबडी एल्सेस मनी फंड, तो वो लोग थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, थोड़ा क्लैरिटी आने के बाद एंटर करते हैं कुछ स्टॉक्स।
तो एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हम जब स्टॉक में एंटर करते हैं और फिर स्ट्रॉन्गर हैंड्स म्यूचुअल फंड्स एफआईआईज एंटर करते हैं तो स्टॉक में ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बढ़ती है. सो एज लॉन्ग एज अच्छे स्ट्रॉन्ग हैंड्स स्टॉक में घुस रहे हैं, प्रमोटर की बड़ी कोई सेलिंग नहीं हो रही है, मैनेजमेंट कोई इश्यूज नहीं आ रहे हैं, स्पेशली एथिकल इश्यूज, ग्रोथ आ रही है, आरओसी आरओईज, तो अगर ये सही भागते घोड़े को लगाम नहीं देनी है, अगर ये चल रहा है अच्छा चलने दीजिए. पेज इंडस्ट्रीज, आइशर मोटर्स 3-4 हजार रुपए के शेयर्स थे, 30 हजार के हो गए, 40 हजार के हो गए. हनीवेल ऑटोमेशन चलते रहे, बीच में अप एंड डाउन हुए, लेकिन ग्रोथ आती रही उनमें. स्टोरी पे डेंट आएगा तब हमको एग्जिट होना है. डेंट कहाँ से आएगा? कोई मैसिव टेलविंड आ जाए सामने से, टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन आ जाए, मैनेजमेंट चेंज आ जाए, मैनेजमेंट के एथिकल इश्यूज आ जाए, अर्निंग्स कोलैप्स हो जाए, मार्जिन में कोई जबरदस्त कोई कंप्यूटर ज्यादा बढ़ के केपेक्स करके ले आया, मार्जिन टूट गए उस प्रोडक्ट के. ये 5-6 चीजें होती हैं. जब भी ये डीरेल होती है ग्रोथ स्टोरी, तब आपको एक कॉल लेना है कि क्या ये बढ़िया से रिकवर कर जाएगी. एक पॉइंट पे कभी एक ऐसा पॉइंट है जिसपे कभी भी दो राय नहीं रखना चाहिए, विच इज मैनेजमेंट इंटीग्रिटी. मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी में इतनी सी भी आपको दिखे कि कुछ गड़बड़ है तो दैट इज अ इमीडिएट सेल ऑफ द स्टॉक. सोचना ही नहीं है. आज अभी पता चले 3 बजे तो 3:30 से पहले स्टॉक बेच देना, क्योंकि एथिकल अगर मैनेजमेंट नहीं है, शेयर होल्डर्स, हम सेकेंडरी शेयर होल्डर्स है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, हमारा पूरा दारोमदार प्रमोटर्स पे है, मैनेजमेंट पर है, और वो अगर उनकी एथिक्स गलत हैं तो हमारा तो सत्यानाश होने वाला है. तो इनसे सौरभ मुखर्जी मार्सेलस वाले बहुत अच्छी चीज बोलते हैं कि द इंटीग्रिटी ऑफ द मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन इन्वेस्टिंग, एंड इट्स वेरी वेरी राइट. अच्छा मैनेजमेंट हो तो आप एक बार के लिए डाउन ट्रेंड से निकल सकते हैं. टाटा मोटर्स इज एन एक्सीलेंट एग्जांपल, आईटीसी इज एन एक्सीलेंट एग्जांपल. 7 साल के आईटीसी के रिटर्न्स वर जीरो, नील, जस्ट डिविडेंड इनकम. 2017 से 2022 तक का 5 से 6 साल का स्टॉक प्राइस एप्रिसिएशन, बोनस दिया था 16 में, और 17 के बाद से वो 225-230 में, 2022 के स्टार्ट तक 225-230 में ही घूम रहा था. यस, इट गेव अ 4% डिविडेंड यील्ड, बट मैनेजमेंट अच्छे काम करती है. मैनेजमेंट ने फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग करी, मैनेजमेंट ने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करे, नए डेमोग्राफिक्स बढ़ाए, अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ाया, एंड सी इट बम्प्ड अप. टाटा मोटर्स, जैगुआर का जेएलआर, जैगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण करने के बाद कंपनी वेंट टू डेट, और फिर यूरोप में भी इश्यू आए, चाइना में भी हुआ, कोविड आया, बट अब देखिए बैक ऑन ट्रैक. सो अगर मैनेजमेंट अच्छी है, उनके पास एक विजन है, तो थोड़ी साइकिल्स ऊपर नीचे हो सकती है, तो बेचने की जरूरत नहीं है. दैट वुड बी, एंड यस, सेलिंग, वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई वुड सेल अ स्टॉक व्हेन आई नीड मनी. मुझे किसी और चीज के लिए पैसा चाहिए तो मैंने वो अपना पोर्टफोलियो इसलिए बनाया हुआ कि स्क्रीन पर दिखता जाए बढ़ रहा है, वो इट्स ग्रोइंग ग्रोइंग ग्रोइंग. अगर किसी अच्छी हॉलीडे के लिए पैसा चाहिए, या कुछ गाड़ी चेंज करनी है, कुछ लाइफस्टाइल पे खर्चा करना है, तो exit your weakest stock. Yeah. ब्यूटीफुल. दिस वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग सर. बहुत बहुत कुछ सीखने मिला, बहुत कुछ समझने मिला. इंडिया की ग्रोथ स्टोरी हमने देखी जो 10 साल में कैसे प्ले आउट होगी. बहुत सारे इन्वेस्टर्स रिलेटेड क्वेश्चंस भी मेरे को सॉल्व हुए. बट ऑफ कोर्स 1 hour is just not enough to learn from you. Please Oh, 1 hour. और I think ये 1 घंटा हो गया. Wow. ये अफसोस हो गया. Yeah, great. Thank you very much. Very much wish you. Before we conclude, just a quick disclaimer, folks. Please note the above presentation/discussion was for educational and training purpose only. All the views expressed by me could be biased as per my knowledge. I might have or might not have vested interest in names of shares or economic trends that I have discussed. Please take it with चुटकी भर नमक के साथ, pinch of salt, and consult your financial advisor for any such investment guiding. बाकी विशु भी अपना डिस्क्लेमर आप डाल सकते हैं. विशु, बिल्कुल, एब्सोल्युटली. नन ऑफ दिस जो भी डिस्कशन हुआ, नन ऑफ दिस इज अ बाय और सेल रिकमेंडेशन. आप कोई भी स्टॉक यहाँ पे नाम सुन के खरीदने मत चले जाइएगा. डू योर ओन रिसर्च, डू योर ओन स्टडी. जो आज सीखा समझा उसको अप्लाई करें, अपना दिमाग लगा के इन्वेस्टिंग जर्नी अपनी कंडक्ट. This was absolutely amazing, sir. Thank you so much again for joining us. thanks a lot, Vishu. Appreciate it.